अच्छा, सिंपल लेके चलूँगा। आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं वो सादी ज़ुबान में बयान करूँगा यहाँ पे। मतलब उनकी टर्म्स यूज़ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ताकि हर बंदे को ना प्रॉपरली उनकी समझ आ सके। मैं सिंपली पहले आपको ये डिफ़ाइन कर दूं कि हम प्राइस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि प्राइस के लेवल्स कैसे बनाते हैं। वो हम डिस्कस पहले कर लेते हैं, ताकि ये चीज़ पहले क्लियर हो जाए। ये सिंपली आप ये समझें कि एक मेरी ना कैंडल है, बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल के अंदर हम ये डिफाइन करते होते हैं, ये देखते होते हैं कि जब ये बेरिश कैंडल एक इसके लेफ्ट के ऊपर और एक इसके राइट के ऊपर इस तरह कैंडल बन जाए, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम हो, तो ये जो एक हाई डिफाइन हो गया है ना यहाँ पे, इसको हम सिंपली अपने जुबान के अंदर कह देते हैं स्विंग हाई। ये शायद पता भी हो आपको पहले, क्योंकि आईसीटी के अंदर हायर हाई और हायर लो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, ये हमारा ना स्विंग हाई डिफाइन हो जाता है। अगर इसी तरह हम इसको पकड़ के और इधर मैं साइड पे कर दूं, इधर ले आता हूं, और ये वाली एक जो कैंडल है इसके दरमियान वाली, इसको मैं नीचे कर देता हूँ ऐसे, और ग्रीन कलर इनका अगर कर दूं तो ये मेरे लिए स्विंग लो बन जाएगा। क्लियर? इसमें कोई अगर कोई नहीं पता चला तो मैं इसको मज़ीद डिफाइन कर देता हूँ आगे। ये हमारे लिए स्विंग लो बन जाएगा। यानी कि हम इसको कभी भी इस तरह नहीं कंसीडर करते कि भाई ये एक ट्रेंड एक चल रहा है तो ये हायर हाई और हायर लो बनते जा रहे हैं, हायर हाई और हायर लो बनते जा रहे हैं। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसके अंदर नहीं होता। तो इसको चार्ट पे भी जाके हम देख लेते हैं। डेली पे चार्ट पे मैं शिफ्ट करता हूँ। ये मैंने डेली के चार्ट के ऊपर शिफ्ट किया। अब इस लिहाज से देखें, हमारे लिए डेली के ऊपर ये जो भी, ये एक कैंडल है रेड कलर की, एक इसके लेफ्ट पे कैंडल है, एक इसके राइट पे कैंडल है, तो ये मेरे लिए स्विंग लो बन गया। ठीक है। इसके बाद प्राइस को हम आगे लेके चलते हैं। जब आगे जाते हैं तो ये कैंडल एक हाई पे मौजूद है, एक इसके लेफ्ट पे कैंडल है और एक इसके राइट पे कैंडल है, तो ये मेरे लिए स्विंग हाई डिफाइन हो गया, ये स्विंग लो डिफाइन हो गया। इधर आगे आ जाते हैं। यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, ये रेड कैंडल इसके ग्रीन कैंडल एक राइट पे आ गई और एक रेड कैंडल लेफ्ट पे आ गई, तो ये मेरे लिए स्विंग लो बन गया। इसी तरह ये कैंडल इसके एक इधर कैंडल एक इधर कैंडल, तो ये मेरे लिए स्विंग हाई बन गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? जी सर, जी सर, आ गई। अच्छा, 1 आवर पे भी प्राइस इसी तरह मूव करती है। 1 आवर पे भी ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। अगर इसको डिफाइन आपने करना है तो एरो के साथ करते जाते हैं। ये देखें, ये स्विंग हाई बन गया, और इसी तरह हम ये स्विंग लो मेरा डिफाइन हो गया। ठीक है। इसी तरह ये आगे आ गया, ये स्विंग लो आ गया, फिर ये स्विंग हाई आ गया, ये स्विंग लो आ गया, ये स्विंग हाई आ गया। इसी तरह प्राइस मूव करती जाती है। ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये आगे स्विंग हाई। ये सारे लेवल इसी तरह बनते जाते हैं। ये एक सिंपल सी बात मैंने आपको समझानी थी। आई थिंक इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इतना कि अगर आपको ये प्रॉपरली समझ ना आए, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मेरा ख्याल क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ी सी इसकी तफसील की तरफ। प्राइस मूव किस तरह करती है, प्राइस को ना, मूवमेंट प्राइस की किस तरह होती है। मैं ये डिलीट करता हूँ चीजें सारी। प्राइस सिर्फ 3 तरह से मूव करती है, ये जहन में रखना है बात। स्विंग लो टू स्विंग हाई। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस स्विंग लो टू स्विंग हाई मूव करती है। मतलब प्राइस ने जो स्विंग लो डिफाइन कर दिया, वो स्विंग लाई से, स्विंग लो से उठेगी, स्विंग हाई की तरफ चली जाएगी। पहला ये कॉन्सेप्ट हमारा आ गया। दूसरे जगह के ऊपर प्राइस क्या करती है? प्राइस मूव करती है स्विंग हाई, स्विंग हाई टू एफवीजी। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये आ गया कि प्राइस स्विंग हाइट से उठेगी और फेयर वैल्यू गैप की तरफ मूव करेगी, या फेयर वैल्यू गैप से उठेगी और स्विंग हाई की तरफ चली जाएगी। ये दूसरा कंसेप्ट है, हो गया। तीसरा कंसेप्ट हमारा ये तीसरा इसमें ये आ गया कि फेयर वैल्यू गैप की जगह पे हमारा ओबी आ गया, ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम कहते हैं।
ये तीन टोटल तरीके हैं प्राइस के मूव करने के। इसके अलावा प्राइस किसी तरीके से मूव नहीं करती। इसके अलावा प्राइस किसी तरीके से मूव नहीं करती। अगर इसकी समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे आपको डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई है तो फिर मैं आगे चलता हूं। सर जी डिटेल से डिस्कस कर दें, मेहरबानी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, डिटेल इसकी करते हैं डिस्कस, लेकिन आप पहले ये देखें कि ये चीज आपको समझ आ गई कि प्राइस स्विंग लो टू स्विंग हाई की तरफ चलती है। सर जी जी। मैं आज ना समझने के लिए नहीं आया, आज मैं दूध लेने के लिए आया हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। जो नॉन आईसीटी लोग हैं उनको जरा थोड़ा सा एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, सिंपल लफ्जों में जाकर उनको समझ आ जाए। क्योंकि स्विंग लो टू स्विंग हाई तो समझ आता है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यार स्विंग हाइट हाई से दोबारा स्विंग लो की तरफ जाना चाहिए। अब जो लो की जगह आप एफईजी और ओबी बता रहे हैं, इसकी क्या वजह है? या इसको ही हम स्विंग लो कंसिडर करें? नहीं नहीं, हम मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं। मैं तीनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता हूं। अच्छा, इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, जो सबका सरदार है, जो सबसे ऊपर है, लिक्विडिटी। मतलब लिक्विडेट मार्केट हो गई, मार्केट के एसल हंटिंग हो गई, मार्केट का पैसा निकल गया, मार्केट खराब हो गई, अप चली गई, डाउन चली गई, प्राइस ने किसी ना किसी लेवल से लिक्विडिटी लेनी होती है। पैसा लेना होता है, पैसा उठाना होता है। जब वो पैसा उठा लेती है तो वो मूवमेंट देती है, चाहे अप साइड को मूवमेंट दे, चाहे डाउन साइड को मूवमेंट दे। ये बात सबसे पहले समझिएगा। अब लिक्विडिटी किस किस जगह के ऊपर मौजूद होती है, मैं सादी जुबान में बिल्कुल समझा रहा हूं। स्विंग लो एक लिक्विडिटी लेवल है, स्विंग हाई एक लिक्विडिटी लेवल है, फेयर वैल्यू गैप एक लिक्विडिटी लेवल है, और ऑर्डर ब्लॉक एक लिक्विडिटी लेवल है। पहले स्विंग लो स्विंग हाई को हमने डिफाइन कर लिया। अब स्विंग लो और स्विंग हाई इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर लोगों के एसएल मौजूद होते हैं। इस जगह पे क्या होता है, लोगों के एसएल पड़े होते हैं। एसएल वो जिनको मार्केट ने लेना होता है, जिनको मार्केट ने हंट करना होता है और मार्केट ने मूव करना होता है। इस दोनों जगह के ऊपर, स्विंग लो और स्विंग हाई के ऊपर एसएल्स पड़े होते हैं। जो ऑर्डर्स हमने पेंडिंग लगाए होते हैं, या जो ऑर्डर्स हमने लिमिट के लगाए होते हैं, या जो ऑर्डर हमने अग्रेसिव लगाए होते हैं, उनके एसएल स्विंग लो स्विंग हाई पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा कहां पे मौजूद होते हैं, क्वेश्चन है ना। इसके अलावा कहां पे मौजूद होते हैं जहां से प्राइस रिस्पेक्ट ले सकती है? दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास, जिस जगह पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद होते हैं लोगों के, वो फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप किस बला का नाम है, वो सिंपली मैं समझाता हूं, बिल्कुल आसान जुबान में समझाता हूं। ये एक हमारी कैंडल है, ये बन गई कैंडल, ये मैंने बना दी। अब इस कैंडल के साथ प्राइस कार्रवाई क्या करती है? फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, पीछे थोड़ा सा आ जाते हैं। ये एक कैंडल है, इसको मैं कॉपी करके आगे लगाने की कोशिश करता हूं। यार ये क्या, इसको मुसीबत है। ये लग गई दो। अब ये तीसरी कैंडल यहां पे आ गई। कोई भी तीन कैंडल्स, कंसेक्यूटिव तीन कैंडल्स जो इस तरह बने बिग बॉडी वाली, उसके दरमियान में पहली कैंडल से लेके तीसरी कैंडल के दरमियान जो फासला होगा वो हमारा फेयर वैल्यू गैप बनेगा। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्यों इंपॉर्टेंट है, इस फेयर वैल्यू गैप की क्या अहमियत है? इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी लिक्विडिटी मौजूद होती है। लिक्विडिटी कैसे मौजूद होती है? लिक्विडिटी ऐसे मौजूद होती है, जब प्राइस किसी लेवल से उठ के भागना शुरू करती है ना, तो यहां पे ऑर्डर्स पोस्ट हो रहे होते हैं, इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे। लेकिन ये जो मोमेंटम वाली कैंडल सेंटर वाली बनी होती है ना, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इस जगह पे पोस्ट हुए होते हैं, और मार्केट के लिए ये मैग्नेट का काम करती है। प्राइस जब इस लेवल से वापस आएगी, इसके अंदर टैप करेगी और फिर ऊपर जाना शुरू कर देगी। इसलिए फेयर वैल्यू गैप की इंपॉर्टेंस है कि जितनी भी मार्केट की लिक्विडिटी होती है वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर मौजूद होती है। तीन चीजों में मैंने आपको बताया है लिक्विडिटी होती है। स्विंग लो पे होती है, स्विंग हाई पे होती है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर होती है। ये फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम इसको पहले थोड़ा सा और
डीपली पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगर हो गया तो बता दें, कोई भी बंदा रिप्लाई कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको समझ जाऊंगा कि भाई ओके ये सर। हो गया सर जी, मुझे तो हो गया, कंसेप्ट आपको क्लियर है हो सर। गया। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको सिल्वर के ऊपर दिखाता हूं, कल की एग्जांपल। अब 1 आवर के ऊपर कल प्राइस ने, ये मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, क्लियर नजर आ जाएगा। मैं बाकी चीजें यहां से डिलीट कर दूं। ये देखें, ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था। ये किस वक्त बना था? ये बना था अमेरिकन सेशन के अंदर, और प्राइस ने अग्रेसिवली मूव किया। 3 कैंडल्स का पैटर्न जो भी होगा उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप होगा। पहला फेयर वैल्यू गैप ये है, सॉरी, पहली कैंडल ये है, दूसरी कैंडल ये है, तीसरी कैंडल ये है। और प्राइस ने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया दूसरी कैंडल के अंदर, और प्राइस दोबारा इस कैंडल के अंदर टैप करती है, और इस जगह से लिक्विडिटी लेती है। जो पेंडिंग ऑर्डर यहां पे मौजूद थे उनकी एसएल हंटिंग कर दी है, करने के बाद मूव करती है ऊपर, और ये देखें कहां तक गई है। ये मैं सिंपल मजाल मिसाल आपको समझा रहा हूं, मैं 5 मिनट पे चला जाता हूं आपको। ये देखें, ये कल की ट्रेड की एग्जांपल देख लें। इसके अंदर भी एंट्री है, इसके अंदर भी एंट्री है, मैं ट्रेड को पीछे करता हूं। इसके अंदर भी एंट्री है। प्राइस ने 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी हंट की है, इस पिछले वाले लो को स्वीप किया है, 5 मिनट का फिर वैल्यू गैप बनाया, और उसके अंदर फिर टैप किया और यहां से मूव करना शुरू कर दिया। इसको मैं डिलीट कर दूं। सर एग्जांपल समझ आ गई? मैं दोबारा 1 आवर पे जाके दिखा देता हूं आपको, फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये है, ये कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप का। कोई भी 3 कैंडल, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, और उसके अंदर जो 2 कैंडल्स के दरमियान, 3 कैंडल्स के दरमियान जो दरमियान वाली कैंडल में फासला होगा, जहां पे कोई विक नहीं होगी, सिर्फ बॉडी होगी, वो फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। और प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है और यहां से निकलती है। एंट्री नहीं मैं समझा रहा, मैं तरीका बता रहा हूं। ये क्लियर हो गया। अब मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। एक मैंने आपसे कहा कि प्राइस स्विंग लेवल और स्विंग हाई, मतलब जो स्विंग लो होगा और जो स्विंग हाई होगा, प्राइस इसके दरमियान मूव करती है। दूसरी मैंने आपको यह बताई कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप से मूव करती है। क्यों? क्योंकि ये भी एक लिक्विडिटी लेवल है, फेयर वैल्यू गैप भी। अब तीसरी और आखिरी चीज आ गई ओबी की। ओबी के अंदर थोड़ी सी ना तफसील्स काफी ज्यादा हैं। लोग, हर बंदा इसको अपने सेंस में समझाने की कोशिश करता है। आप जिस तरह मर्जी इसको समझ लें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं समझने में। मैं सिंपली आपको समझा देता हूं। प्राइस जब भी किसी लेवल से अग्रेसिव मूव देती है, ये डेली का चार्ट है, जब ये एग्रेसिव मूव प्राइस देगी, तो ये जो रेड कैंडल लास्ट वाली है, ये हमारा ओबी होगा। ये ओबी होगा, ये रेड कैंडल। किसी भी एग्रेसिव मूव से पहले लास्ट डाउन क्लोज कैंडल जो होगी रेड कलर की, वो हमारा ओबी होगा। यहां पे हमारा ओबी ये है। उससे पीछे चले जाते हैं, ये भी हमारा ओबी है। इसके पीछे ये हमारा ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक है। ये तमाम के तमाम लेवल्स के ऊपर ओबी पड़े हैं। 1 आवर के ऊपर आपको जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखें। ये 1 आवर के ऊपर ये मूव यहां से पैदा हुई, तो ये मूव जो पैदा हुई है, ये मेरा रेड कैंडल का मेरा ओबी है। अब ये फेयर वैल्यू गैप 1 आवर का पड़ा है, इसने इस फेयर वैल्यू गैप से भी ट्रेड एंट्री दी है। ये रेड कैंडल मेरी ओबी है, जिसने ये सारी ग्रीन कैंडल के ऊपर को मूव दी है। ये रेड कैंडल ओबी है 1 आवर का। इससे पीछे चले जाते हैं, ये रेड कैंडल्स कंसेक्यूटिवली 3 पड़ी हैं, जिसने ये एशियन सेशन में मूव दी है। ये ओबी है, प्राइस ने उसी को टैप करके एंट्री दी है। यहाँ पे मेरा ये ओबी है, प्राइस नीचे आई है और यहाँ पे एंट्री दी है टैप करके। नीचे 4 आवर का पड़ा था, उसको प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं दी, वो 1 आवर से उठ गई है। अब आगे चले जाएं, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा था जो बाद में इन्वर्जन बन गया। हाँ, ये पड़ा है ओबी। ये देखें, ये मूव क्रिएट हुई है, उससे पहले ये रेड कैंडल पड़ी है, ये ओबी बना है। प्राइस वापस आके उसमें टैप करती है और यहां से एंट्री देती है। नीचे चले जाते हैं, और मतलब हर बड़ी मूव से पहले जो एक रेड कैंडल बनी होगी, वो हमारा ओबी होगा। अच्छा, अब मैं रेड कैंडल को ओबी क्यों कहता हूं, इसके ऊपर भी आप सोच सकते हैं कि मैं रेड कैंडल को ओबी क्यों कहता हूं। मैं आपको यहां पे ना एक सिंपल इंडिकेटर है वॉल्यूम का, उसको मैं ऑन करता हूं। अब आप समझिएगा, वॉल्यूम, ये मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा दिया। अब समझने वाली बात है, सिंपल लॉजिकल बात मैं आपको समझाऊंगा, इसमें आपने को परेशान इस चीज में नहीं होना। ये रेड कैंडल में वॉल्यूम देख रहे हैं, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? ये बड़ी रेड कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम है यार, जी सर। आंसर जी। इसकी क्या रीजन है, इस रेड कैंडल में क्यों वॉल्यूम है?
मैंने अपने ओबी के पहले लेक्चर में आपसे ये बात की थी कि मार्केट मूवर्स जो होते हैं, जो प्राइस को मूव करते हैं, वो सेलिंग कैंडल्स में बाय करते हैं। कौन सी कैंडल में बाय करते हैं? सेलिंग कैंडल्स में बाय करते हैं। ये मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी दे देता हूं इसके ऊपर। सिंपल स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी है, बहुत लॉजिकल सिंपल स्ट्रेटजी है। कोई भी रेड कैंडल 5 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर, अग्रेसिव रेड कैंडल, बिग बॉडी वाली अग्रेसिव रेड कैंडल बने, उसका वॉल्यूम पिछली वाली कैंडल से अच्छा खासा बड़ा आया हो, उस दिन, उस सेशन का या उस दिन का बड़ा आया हो, अगली कैंडल आए, उसके लो को स्वीप कर दे नीचे से, उसके लो को स्वीप कर दे नीचे से, और उसका वॉल्यूम भी अच्छा हो, कम से कम इसके 75% तक या 65% तक या इससे भी ज्यादा, ऊपर तक भी आ सकता है। तो आप लो से बाय करें और कैंडल के हाई तक टीपी ले लें। ये एग्जांपल चेक करने के लिए पीछे जाते हैं। ये कैंडल्स देखें, ये रेड कैंडल है, बनी है। रेड कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा आया, पिछली सारी कैंडल से ज्यादा आया। इसने लो स्वीप नहीं किया, लेकिन इसकी रिजेक्शन मुझे बता रही है कि ये बाय जाना चाह रही है। और उसके बाद मूव देखें कितनी आई है, पीछे जाएं, ये देखें, ये रेड कैंडल देखें, ये रेड कैंडल देख रहे हैं, इसने इसने कितना वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम आया इसके अंदर। ये पीछे से इसने इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम दे रहा है। उसके बाद ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी तीसरी, ये दूसरी कैंडल में भी वॉल्यूम अच्छा आया है। ये जब लो को स्वीप करेगी, मेरे ओबी में टैप करेगी, मुझे पता है यहां पे ये सेलिंग नहीं है, ये बायर्स ने इसको बाय किया है, यहां पे अग्रेसिव मार्केट मूवर्स ने बाय किया है, और यहां से मुझे मूव मिलेगी। ये हर जगह आपके ऊपर आपको इस तरह की ट्रेड्स मिलेंगी। ये देखें, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल में वॉल्यूम अच्छा आया, पिछली सारी कैंडल से ज्यादा आया। ये सिंपली एक मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ओबी रेड कैंडल क्यों होती है, वैसे मैंने आपको ये बताया। अच्छा, अब इसमें एक सिंपल जो बात मैंने आपको बताई है, ये ओबी वाली बात जो बताई है, ये क्लियर हो गई है? ओके सर। ओके। अब क्लियर है। मैंने अब मैंने जो चीजें आपको बताई हैं, वो मैंने बता दी है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कहाँ भी होती है। लिक्विडिटी किसको कहते हैं? जिस जगह पे मार्केट एसएल रखती है, जिस जगह पे मैं एसएल रखूंगा, आप एसएल रखेंगे, वो मेरे लिए लिक्विडिटी होगा। सबसे पहला पॉइंट है स्विंग लो टू स्विंग हाई, मतलब कोई भी स्विंग हाई और कोई भी स्विंग लो, वो लिक्विडिटी लेवल होते हैं। दूसरी चीज, स्विंग हाई टू फेयर वैल्यू गैप, मतलब स्विंग हाई से प्राइस फेयर वैल्यू गैप की तरफ जाती है। फेयर वैल्यू गैप की तरफ क्यों जाती है? वो भी लिक्विडिटी होती है। ओबी क्यों लिक्विडिटी है? ओबी भी इसलिए लिक्विडिटी है कि ओबी के अंदर भी बहुत ज्यादा सेलिंग और बाइंग हुई होती है, इसलिए उसके अंदर लिक्विडिटी मौजूद होती है। तो प्राइस को ये लेवल हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, वहां से प्राइस उठती है और ऊपर चली जाती है। सबसे अच्छा सिनेरियो इन चीजों को चेक करना हो तो आप डेली पे चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छे तरीके से इनको चेक करना हो तो आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं। अब मैं डेली की आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूं। ये मैं इसको यहां से डिलीट कर दूं, ये मैं डेली पे आ गया। अब मुझे एक चीज बताएं, यहां पे ये मेरा वीकली फेयर वैल्यू गैप है, यहां पे मैंने बनाया हुआ है। अगर ये नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूं। ये है, ये मेरा वीकली फेयर वैल्यू गैप है। मैं आपको वीक पे जाके दिखा भी देता हूं। ये देखें, ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, और ये वीक का फेयर वैल्यू गैप बन गया इसके अंदर। अब मैं डेली पे वापस आ रहा हूं। ये मेरा डेली वीकली का फेयर वैल्यू गैप है। अब ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप है जब प्राइस ने ऊपर से नीचे आ रही थी, प्राइस ने इसके अंदर इस कैंडल ने टैप किया, ये रेड कैंडल ने टैप किया, इस रेड कैंडल ने। इसके बाद चाहिए तो ये था कि ये रेड कैंडल इसके अंदर टैप करने के बाद तो ऊपर को निकल जाती, क्योंकि ये लिक्विडिटी यहां से ले चुकी थी। लेकिन मैंने आपसे ये बात कही है कि फेयर वैल्यू गैप जरूर हमारे लिक्विडिटी लेवल्स हैं, लेकिन स्विंग लेवल का होना बहुत जरूरी है। स्विंग लेवल, वो स्विंग लो या वो स्विंग हाई जो किसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर बनेगा, आपके लिए सॉलिड एंट्री का क्राइटेरिया बना देगा। अब यहां पे मुझे ये बताएं कि किस कैंडल ने मेरा स्विंग लो डिफाइन किया है? ये रेड कैंडल ने डिफाइन किया, इस रेड कैंडल ने डिफाइन किया, या इस ग्रीन कैंडल ने मेरा स्विंग लो डिफाइन कर दिया? स्विंग लो मेरा कब डिफाइन हुआ है? एक कैंडल लेफ्ट पे, एक कैंडल राइट पे। ये देखें, ये रेड ग्रीन कैंडल ने किया है शायद। ग्रीन ने किया है, ग्रीन ने डिफाइन किया है। जब ग्रीन ने स्विंग लेवल डिफाइन कर दिया, तो उसी वक्त मैंने ये फाइनल कर लिया कि ये यहां से उठेगी, और ये स्विंग हाई पहला मौजूद है जो इसका पहला टीपी बनता है। क्लियर? जब प्राइस इसको ले लेगी तो मेरा टीपी ये स्विंग हाई बन जाएगा। जब प्राइस इसको ले लेगी तो ये स्विंग हाई मेरा टीपी बन जाएगा।
और आप देख लें प्राइस ने कितने अच्छे तरीके से उसको रिस्पेक्ट दी है, और प्राइस ने यहां पे फेयर वैल्यू गैप के बाद टैप करने के बाद मूव करना शुरू किया है, और पहला स्विंग हाई वो ले लिया, दूसरा स्विंग हाई वो ले लिया, तीसरा स्विंग हाई वो भी प्राइस ने ले लिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राइस के मूव करने का। सिल्वर को भी हम इसी तरह चेक कर लेते हैं कि भाई सिल्वर में भी यही काम हुआ है। ये मैं डेली पे सिल्वर पे आ जाता हूँ। राहिल भाई आपके साथ डिस्कस उस दिन हो रही थी ना ये स्विंग हाई टू स्विंग लो की, और उस दिन हमने इस स्विंग हाई को टीपी डिफाइन किया था। जिस दिन आपके जी साथ बिल्कुल ऐसा ही है सर। हमने इसी बिल्कुल 100% ऐसे। ऐसे ही था ना, इसी को डिफाइन किया था ना स्विंग हाई को। मैंने कहा था यार ये सिल्वर का टीपी है और वो गोल्ड का टीपी, हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो टीपी हिट कर दिया है। क्योंकि इसने भी अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक की एक किस्म ही है, तो ये पीछे से इसने सपोर्ट लेके उसके अंदर स्विंग लो जब इसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एक ये रेड कैंडल, एक ये रेड कैंडल, एक ये रेड कैंडल, इसके इस बड़ी कैंडल के एक लेफ्ट पे एक राइट पे, जब ये स्विंग लो डिफाइन हो गया, तो इस ग्रीन कैंडल से मैं ये समझ सकता हूं कि भाई प्राइस अब स्विंग हाई लेने जा रही है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। अगर मैं आईसीटी की जुबान में इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूं, तो इसको कहते हैं IRL टू ERL, इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी। वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको बेसिक ये चीज समझ आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। इंटरनल लिक्विडिटी लेवल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेवल इसको कहते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी लेवल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? IRL में आती हैं इंटरनल लिक्विडिटी लेवल, हम कहते हैं एफवीजीज और ओबीज को। और जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं वो सिंपल हमारे लिए कहलाते हैं स्विंग लो टू स्विंग हाई। ये हमारे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं, और बहुत प्राइस इन लेवल को रिस्पेक्ट करती है और हर टाइम फ्रेम पे करती है। अब इसके ऊपर जो आप भाइयों के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और जो आप इसके ऊपर कोई मजीद पूछना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझने वाला। इसके ऊपर प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो ये नहीं समझ आएंगी। 1 आवर के ऊपर भी ये चीज काम करती है। मैं 1 आवर के ऊपर गोल्ड को ले जाता हूँ, मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अब देखें, अब आपने मुझे बताना है यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है। ये स्विंग लो मेरा कब डिफाइन हुआ है? स्विंग लो मेरा ये डिफाइन उस वक्त हुआ है जब आगे ग्रीन कैंडल बनी जिसने फेवर ओबी में टैप किया है। ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, ये स्विंग लो बन गया। जब ये स्विंग लो डिफाइन हो गया, प्राइस ऊपर जा रही थी, रीटेस्ट करने नीचे आई है, अब यहां से ये उठेगी और ये मेरा ऊपर टीपी हिट करेगी। जब ये स्विंग हाई ले लिया है तो प्राइस ने नीचे ये स्विंग लो लेने आना है, और वो इस टीपी को लेने के बाद प्राइस नीचे आई है और ये स्विंग लो हिट कर दिया। प्राइस हमेशा इसी तरह मूव करती है। आगे चलें, ये स्विंग लो बन गया तो ये स्विंग हाई उसका टारगेट था, वो उसने ले लिया और ऊपर क्लोजिंग कर दी। ऊपर चले जाएं, ये स्विंग हाई बना, उसको उसने ऊपर मजीद एक्सटेंड किया। जब ये स्विंग हाई डिफाइन हो गया, क्योंकि इसके एक इस साइड पे एक इस साइड पे कैंडल आ गई, तो ये नीचे आ जाएगी फेयर वैल्यू गैप 1 आवर में। प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी ली और ऊपर मूव करना शुरू किया। जब ऊपर गई तो ये स्विंग हाई उसका टारगेट था, वो उसने ये स्विंग हाई ले लिया। ये मेरा ख्याल बड़ा सिंपल मैंने करके आपको समझाया है। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन आपका है, तो आप मुझसे डिस्कस करें ताकि मैं उसे यहाँ पे क्लियर कर दूं। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जरूर। सर जी, अभी जैसे गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, जी तो अभी आपने बताया कि हम नेक्स्ट जो उसका स्विंग हाई होता है वहां तक हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टीपी है, फिर अगर वो हो जाता है तो हम उससे ऊपर वाला एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो उसने ऑल टाइम अपना हाई लगाया हुआ है। लगाया है। तो वैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि हम प्रोजेक्शन किस तरीके से निकालते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है कि यहाँ तक तो इस लेवल को जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम इस तरह देखें, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। हम कोई भी गायब की चीज़ें नहीं जानते। हमारे लिए वो अहमियत की बातें नहीं है। हमारे लिए अहमियत की बात ये है, मेरे लिए अहमियत की बात ये है कि जब तक यहाँ पे कोई स्विंग हाई डिफाइन प्राइस नहीं करती, मतलब ये देखें, इस तरह की कोई कैंडल प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करती। ये इस तरह कैंडल एक क्लोज करे, और ये इस तरह नीचे, ये इस कैंडल के एक लेफ्ट पे एक राइट पे, जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी ना,
ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और इसके लो को ब्रेक कर देगी तो मेरा स्विंग हाई डिफाइन हो गया। जब ये मेरा स्विंग हाई डिफाइन हो जाएगा तो फिर मैं नीचे स्विंग लो की तरफ देखूंगा इसको, अदरवाइज नहीं देखूंगा। अब यहां पे देखें, मैं ये एग्जांपल मैं यहां पे आपको समझाता हूं, आप समझ जाएंगे। ये मैं यहां पे आपको एग्जांपल समझाता हूं, देखें। ये ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी। अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर से रिजेक्शन अच्छी खासी आ गई है, लेकिन मैं अभी तक इसके ऊपर सेल में नहीं हूं। जब ये रेड कैंडल बनी, मैं सेल में हूं? नहीं, मैं नहीं सेल में हूं। हाँ, जब ये क्लोज हो गई, ये स्विंग हाई डिफाइन हो गया और इस रेड कैंडल के ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो गई है, तो फिर मैंने यहां से सेल को देखना शुरू किया है। और सेल में मैंने सबसे पहले देखूंगा कि प्राइस के रास्ते में मेरे लिए कौन सा ऐसा लेवल आ रहा है जो स्विंग लो हो, जिसको मैं टारगेट कर सकूं। मैं यहां से देखता हूं नीचे कोई स्विंग लो नहीं, यहां पे कोई स्विंग लो नहीं, यहां पे कोई स्विंग लो नहीं, कोई स्विंग लो नहीं। हाँ, ये पड़ा है स्विंग लो, ये स्विंग लो पड़ा है, ये मेरा टीपी बन सकता है। एक सिनेरियो ये बन गया। दूसरा सिनेरियो, मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, मेरे लिए और कौन सा सिनेरियो होगा? पहला सिनेरियो मेरे लिए ये हो गया कि स्विंग लो मेरा टीपी है। दूसरा मैं देखूंगा ओबी कौन सा है। चलें ओबी देखते हैं। ये मेरा ओबी पड़ा है, ये पड़ा है ओबी। अब दूसरा सिनेरियो मेरे लिए ये बन गया कि ये ओबी डेली का पड़ा है, तो ये मेरा टीपी बनता है। प्राइस नीचे आती है तो यहां तक आएगी, यहां से फिर दोबारा ऊपर उठेगी। अच्छा, अब इसके अलावा तीसरा सिनेरियो मैंने कौन सा पढ़ा है? तीसरा सिनेरियो मैंने पढ़ा है फेयर वैल्यू गैप का। तो तीसरा सिनेरियो फेयर वैल्यू गैप का ये बनता है कि इन तीनों में से किसी एक जगह से प्राइस रिस्पेक्ट लेके वापसी का सफर शुरू कर देगी। ये बेसिक इसकी बात है। अब जब तक ये स्विंग हाई डिफाइन ही नहीं होता, मैं इसको कैसे सेल में देख लूं? मैं तो सेल में नहीं देखता। दूसरा तरीका यहां पे ये होता है कि आप सिंपली एक फिब लेवल उठाएं, यहां से इस अग्रेसिव लेग के ऊपर फिब लगा दें, इस अग्रेसिव लेग के ऊपर फिब लगा दें। फिब लगाने के बाद आपने डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का शायद कॉन्सेप्ट सुना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। सिंपली किसी भी फिब लेवल का, किसी भी फिब लेवल का 50%, 0.5% का लेवल, इसको इस तरह डिफाइन कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। ये मैंने डिफाइन कर दिया। 0.5 लेवल से जो नीचे वाला जोन होगा वो हमारे लिए डिस्काउंटेड जोन होगा, और जो ग्रीन हिस्सा हमारा ऊपर वाला है ये हमारा प्रीमियम जोन होगा। अगर मैं कोई चीज बाय करना चाहता हूं तो मेरी कोशिश ये होगी कि प्राइस डिस्काउंट में आए तो मैं वहां से बाय करूं, और अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो मेरी कोशिश होगी प्राइस मुझे प्रीमियम से सेल दे। महंगी होगी तो सेल करूंगा तो मुझे सस्ती जाके कोई खरीदेगा ना वहां से सेल की। तो ये, अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो मुझे डिस्काउंटेड रेट पे, अब यहां पे रेट है 26.70 और यहां पे रेट है मुझे 25.74, तो 26.70 से मैं बेवकूफी करके फिर बाय करूं तो मैं तो पागल ही हूंगा। मैं अपने एरिया में आने का प्राइस का वेट करूंगा और फिर इस लेवल में जो मुझे पीडी रेस मिलेंगे, मीन टू से जो की लेवल्स मुझे मिलेंगे, जो तीन मैंने आपको बताए हैं, फेयर वैल्यू गैप, ओबी और स्विंग लेवल, इन तीनों में से प्राइस जिस जगह पे मुझे रिस्पेक्ट दे के स्विंग लो बना देती है, मैं वहां से बाय देखूंगा। प्राइस ने ये स्विंग लो बनाया है, प्राइस ने ये स्विंग लो यहां पे बनाया है, लेकिन मुझे बताएं यहां पे जो तीन चीजें मैंने बताई हैं उन तीनों में से कोई एक भी चीज बन रही है इस लेवल पे? कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ओबी, कोई स्विंग लो, है कोई चीज? नहीं है, नहीं है ना यहाँ पे, नहीं है सर। नहीं है। तो डिस्काउंटेड एरिया में मेरे लिए प्राइस का जो टारगेट बनता है वो यही बनता था, पहला फेयर वैल्यू गैप, दूसरा मेरे लिए ओबी और तीसरा मेरे लिए स्विंग लो। और प्राइस ने नीचे आई है और मेरे पहले टारगेट से ही उसने मूव दी है और ऊपर जाना शुरू कर दिया है। अब आप समझ लें कि प्राइस के मूव करने का, प्राइस इस वक्त इस लेवल के ऊपर है, ये लेवल है प्राइस का, ठीक हो गया। अब प्राइस को जो मूव करने वाली चीजें हैं ना, वो टोटल चार चीजें हैं जो मैं देखता हूं, बल्कि तमाम हम्म। बड़े ट्रेडर भी देखते हैं। पैसिव सेलर्स ये आ गए इस जगह पे बैठे हुए हैं, और नीचे आ गए बायर्स। इसको मैं कर देता हूं ग्रीन कलर में और इसको मैं कर देता हूं रेड कलर में, ठीक हो गया। ये इस लेवल पे हैं, इस तरह बैठे हुए हैं। दूसरे हम आ गए हैं, जो हम हैं जिस तरह के बंदे, अग्रेसिव, जो अग्रेसिव खेलते हैं। अब यहां पे अग्रेसिव बैठे हुए हैं, इस जगह पे भी अग्रेसिव बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। अब मैं आईसीटी को साइड पे कर रहा हूं, यहां पे सेलर्स आ गए और यहां पे मेरे बायर्स आ गए। अब बात को आपने सिंपली समझना है, इसमें कोई
अच्छा, अब ये जो बंदा है ना, इस बंदे ने इस लेवल के ऊपर ना, इसने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग लेवल बनाया हुआ है, सपोर्ट बनाई हुई है, रेजिस्टेंस बनाई हुई है। इसने यहां पे अपने 500 लॉट का ऑर्डर लगाया हुआ है। अब इसी तरह एक नीचे एक लेवल उसने बनाया हुआ है, जो बायर्स बैठा हुआ है, ठीक है, जो बाय करने को बैठा हुआ है, वो कहता है कि मैंने जो बाय करनी है इस लेवल से करनी है, और इसने यहां पे 200 200 लॉट या 200 का इसने यहां पे बाय के ऑर्डर्स पेंडिंग लगाए हुए हैं। अब प्राइस, सोचने वाली बात है कि प्राइस मूव किस तरह करती है। मैं यहां से बाय का ऑर्डर लगाता हूं, प्राइस थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। ऊपर से सेल का ऑर्डर लगता है, प्राइस नीचे आ जाती है। डेली बेसिस पे ऑर्डर लग रहे हैं, प्राइस इस तरह मूव कर रही है, प्राइस इस तरह मूव कर रही है, प्राइस इस तरह मूव कर रही है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे ऐसे नीचे आ रही है। लेकिन जो हमारे मार्केट मूवर्स हैं ना, जो मार्केट को मूव करते हैं, वो उसने अपनी पोजीशन बनाई हुई है 2896 के ऊपर, और नीचे उसने पोजीशन बनाई हुई है 2785 के ऊपर। आप लोगों को ये चाहिए, चाहे आप आईसीटी कर रहे हैं, ये बात अब जो करने लगे उसको गौर कीजिएगा, चाहे आप आईसीटी कर रहे हैं, चाहे आप एसएमसी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइस एक्शन कर रहे हैं, आपने अपनी सपोर्ट, अपनी रेजिस्टेंस, अपनी ट्रेंड लाइन, अपना जोन, अपना ओबी, अपना फेयर वैल्यू गैप, अपने तमाम लेवल्स के ऊपर प्राइस के आने का वेट करना है। जबरदस्ती ट्रेड में छलांग नहीं लगानी। वो आप किसी भी लॉजिक से वो लेवल निकाल रहे हैं, चाहे वो निकाल रहे हैं आप उस लेवल से जिस लेवल के ऊपर आपकी सपोर्ट आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है, चाहे वो ट्रेंड लाइन से आ रही है, चाहे वो आपके जोन से आ रही है, जिस जोन को प्राइस ने 3 दफा टैप कर चुकी है, 2 दफा यहां पे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, अब आपको फिर उम्मीद है यहां से गिरेगी नीचे आपकी, चाहे वो इस तरह बन रही है, आप उसको बना के बैठे, उसके वेट में बैठे। जब प्राइस उस लेवल पे जाए, और उस लेवल पे, सुनिएगा बात, 1 आवर की एक सेल कैंडल, 1 आवर की या मिनिमम 50 मिनट की एक सेल कैंडल विद रिजेक्शन, रिजेक्शन आपको वहां पे एक मिल जाए, आपने फिर सेल में बैठना है, अदरवाइज आप लोगों ने सेल में नहीं बैठना। मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 1 आवर की, ये वेट करके बैठना है। एंट्री आप 5 मिनट पे ले लें, 10 मिनट पे ले लें, जब ये कैंडल बनेगी, ये गारंटी वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूं, जब ये कैंडल बनेगी, प्राइस ये कैंडल बनाने के बाद अपने इस लेवल से उठेगी, इसके 50% को या 65% के एरिया को टैप करके फिर नीचे गिरेगी, अदरवाइज नहीं गिरेगी। आप अपने लेवल निकाल के बैठे, उस लेवल पे प्राइस आए, रिजेक्शन दे दे, 1 आवर की या 30 मिनट की कैंडल देखें, जब वो वहां पे बन जाए, फिर आपने एंट्री लेनी है। होता क्या है यहां पे, मैं वो भी आपको समझा देता हूं, होता क्या है यहां पे। होता ये है कि ये अग्रेसिव जो बायर्स और अग्रेसिव सेलर्स जो होते हैं ना, ये यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स लगाते हैं। जब इनके ऑर्डर्स लग रहे होते हैं ना, तो ऑर्डर लगने के दरमियान प्राइस ऊपर मूव करना शुरू कर देती है। यार पता नहीं कहाँ गया, चले, ये प्राइस ऊपर जाती है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब जब प्राइस इस लेवल पे पहुंची है ना, मुझे नहीं पता कि ये मेरी सपोर्ट या मेरी रेजिस्टेंस या मेरा ओबी या मेरा फेयर वैल्यू गैप प्राइस को होल्ड करेगा या नहीं करेगा, मुझे नहीं पता। मुझे कंफर्मेशन, मिनिमम कंफर्मेशन यहां से मिलेगी 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग पे या 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग पे। जब वो मुझे मिल जाएगी, उसके बाद में प्राइस के रीटेस्ट करने पे मैं यहां से सेल करूंगा। एक बात ये क्लियर हो गई। अब इसके दरमियान और क्या क्या होता है, और ये होता है कि प्राइस पीछे से किसी लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करती है, किसी स्विंग हाई की, डेली की कर देगी, 4 आवर की कर देगी, 1 आवर की कर देगी, किसी लेवल की कर देगी, फिर जाके अपने सपोर्ट में जाके टैप करेगी और वहां से फिर गिरेगी। तो इस तरह की एंट्री आपके लिए ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है, लो प्रोबेबिलिटी नहीं होती। इस तरह की एंट्री के ऊपर प्राइस के आने का वेट किया करें, फिर एंट्री लिया करें। अब मैं आपको ना, अभी मैंने हम्म। एक ट्रेड लगाई थी, मैं ये चार्ट स्टॉक हम्म। दूसरा शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ना वो, उसका एक फिजिकल मार्केट का लेवल था, मैंने वहां तक उसको ना, मैंने सोचा था कि ये वहां तक जाएगी, तो मैं उसके बाद इसको ना देखूंगा, मजीद शॉर्ट या बाय के लिए देखूंगा। बीटीसी को मैंने किया था। अब ये देखें, ये मेरी ट्रेड चल हम्म। रही थी, अपने ब्रेकर ब्लॉक से सेल की थी अमेरिकन सेशन में,
तकरीबन 7:50 पे। अब ये मैंने सेल की है यहाँ से। अब मुझे मुझे कोई बंदा ये बताए कि मैंने इसी लेवल के ऊपर अपना टीपी क्यों लिया, इसी लेवल के ऊपर। सोचने वाली बात है ना। हम्म। मैंने इसी अब ये 68 की राउंड फिगर आ रही थी यहाँ पे, ठीक है। 68,000 की राउंड फिगर आ रही थी। और मुझे 110% यहाँ पे यकीन था कि प्राइस यहाँ पे यहाँ सपोर्ट लेगी, यहाँ इसको यहाँ से मतलब कि ब्रेक करने से पहले यहाँ पुल बैक लेके ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, यहाँ इस लेवल को ये रीटेस्ट करेगी तो फिर मुझे एंट्री बाय की दे देगी। अब ये यहाँ से देखें 30 मिनट के ऊपर देखें जाके, ये देखें 30 मिनट के ऊपर उसने कैंडल बनाई, ये ग्रीन कैंडल बनाई है। हम्म। अब ये ग्रीन ऐसे कैंडल ही है। बन गई, नीचे से स्वीप कर लिया लो को, इस लिक्विडिटी को भी स्वीप कर लिया, और इसके बाद ये रेड कैंडल कितना नीचे टेस्ट करने के लिए आई है, आई 75% हम्म। 60% तक ठीक है। आई है ना सर नीचे। बिल्कुल आ गई है, आ गई हाँ, है। इस जगह से मेरी एंट्री बनती थी। तो ये थोड़ी सी, एंट्री किस बेस पे आपने ये रखी है? मैं अगर यहां से बाय करता तो मैंने कहा कि मैं एंट्री यहां से बाय करूंगा, कम से कम मैं वेट करूंगा कि 30 मिनट की हम्म। कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, उससे अगली कैंडल हम्म। नीचे टेस्ट करने के लिए आए मेरे लेवल को, वहां से मैं बाय करूंगा। अब यहां पे देखते हैं, मैं 5 मिनट के ऊपर आ गया हूं। अब मुझे यहाँ पे सिंपली हम्म। अगर बताएं कि ये लेवल से मैं बाय करूं, मैं इस एंट्री को डिलीट कर दूं, मैं बाय करूं तो मेरे लिए हम्म। कितनी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ये मेरा ओबी है, है। ये ओबी से टेस्ट हुआ, ठीक है। ओबी से टेस्ट हो गया, चलें ओबी से टेस्ट हो गया, मैं यहां से लॉन्ग की एंट्री डाल देता हूं। ये मेरी एंट्री, हम्म। एसएल मेरा इस लो से नीचे, 1 to 1 टीपी में चलें अपना ना, ये 1.23 बनता है और मेरा 2 टीपी अप्रोक्सीमेट यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह हम ओबी से एंट्री ले हम्म। सकते हैं, क्योंकि उस लेवल को उसने दोबारा टेस्ट करने के लिए आना है। ये ग्रीन कैंडल बनी है और नीचे उसको टेस्ट करने के लिए आई है। सही 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 सही। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आप वो जिसके ऊपर आप काम करते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर, उनकी मदद से एंट्री ले सकते हैं, किसी और लेवल से ले सकते हैं, ओबी से ले सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से ले सकते ऐसे हैं। ही है। कुछ लोग ये सोचते हैं, अब कुछ लोगों का कहना ये है कि जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, ब्रेक करके ऊपर जाए और फिर मेरे इस लेवल को टेस्ट करे, फिर मैं बाय करूंगा। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर जो है वो यहां से बाय का सोचेंगे, इस लेवल से ऐसा रखेंगे इस लेवल पे, और फिर यहां तक टीपी ले लेंगे। मतलब ये तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है ना, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर बेस करके ट्रेड लेते हैं। अच्छा जी, मैं अस्सलाम दूसरा। वालेकुम शबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी जो अभी हम स्ट्रेटजी अभी सीखी है ना, उसके मुताबिक भी यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था नीचे, और स्विंग लो भी उसने बना दिया था। वही हमारा एसएल रख के यहाँ से एंट्री बड़ी आसान से बन जाती है। और बिल्कुल अगला जो ऊपर बिल, है, बिल्कुल पहला बिल्कुल। स्विंग है उसको वन रख लें, फिर सेकंड को टी टू रख लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यही चीज थी। हाँ जी। ये मकसद यही था समझाने का कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह होती है और मार्केट मूव किस तरह करती है। सर ड्राइंग अच्छी की थी ना, ही डिलीट करते हैं। नहीं यार। अच्छा, किसी 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 भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज बंद कर देता हूँ, तो फिर जनरल डिस्कशन तो हमारी चलती रहेगी। क्वेश्चन तो था ये जो लास्ट जो ड्राइंग आपने रीड की ना, मेरा एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस से मुतालिक क्वेश्चन था मेरा। मैं अब दोबारा बना लेता हूँ यार। सर इसमें देखिए, आपने जैसे ऊपर बताया कि रेजिस्टेंस से उसने एक फेक हमें वो ऊपर की साइड पे जो है वो ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद दोबारा इनसाइड आया, फिर आपने बताया कि रीटेस्ट पर हमने एंट्री लेनी है। जी तो ये जो रीटेस्ट है इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि ये जो दोबारा मार्केट इसके अंदर आई है ये कोई फेक आउट नहीं है, ये कोई मतलब यहाँ से हमें एंट्री पोटेंशियल एंट्री अपनी मिलेगी? हम किसी और चीज़ को भी देखते हैं साथ में, या मतलब उसने लेवल को रीटेस्ट किया तो बस हम वहां से एंटर हो जाते हैं? सर, जो आईसीटी के अंदर चीजें हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ। एसएमटी, एसएमटी बननी चाहिए ऊपर, जो आईसीटी चीजें कहती है देखने के लिए। किसी मेजर लेवल की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, स्मार्ट मनी रिवर्सल का इंडिकेशन आना चाहिए, फिर उसके बाद ये किसी हाई टाइम फ्रेम के की लेवल में प्राइस टैप करे यहाँ पे। मतलब मैंने हाई टाइम फ्रेम का की लेवल इसलिए नहीं कहा, मतलब मैं कहने के लिए मैं कह सकता हूँ कि डेली का फेयर वैल्यू गैप हो, उसमें टैप करके मुझे एंट्री दे तो मैं सेल करूंगा। मैं आप क्योंकि इन चीज़ों को ज़्यादा समझते नहीं हैं, तो मैं इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ लफ्ज़ को, एज कम्पेयर टू फेयर वैल्यू गैप के, ताकि आप उसको प्रॉपरली समझ जाएं। क्योंकि देखें, एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो भी सक्सेसफुल है, एक आईसीटी ट्रेडर है वो भी सक्सेसफुल है, एक एसएमसी ट्रेडर है वो भी सक्सेसफुल है, और बहुत सारे आईसीटी ट्रेडर भी नाकाम है,
और बहुत सारे एसएमसी ट्रेडर भी नाकाम है और बहुत से प्राइस एक्शन ट्रेडर भी नाकाम है। ये क्लियर बात अपने जेहन में रखिएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि हम एक स्ट्रेटजी के ऊपर रहते नहीं हैं। मतलब हमारी एक स्ट्रेटजी जिसका 60% भी सक्सेस रेशियो हो, 1 to 2 टीपी दे रही हो, तो हमारे लिए इनफ है, वो आपको सक्सेसफुल करने के लिए काफी है। परेशान नहीं इसमें होना, लेकिन उसको टाइम दें, उसको कुछ टाइम दें ताकि वो कुछ टाइम के अंदर अपना टाइम उसके ऊपर स्पेंड करें, तो वो भी आपको सक्सेसफुल कर देगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज करें। हर जगह पे मार्केट के अंदर छलांग ना लगाएं, अपने लिए लेवल बना के बैठें। आईसीटी वाला फिर वैल्यू गैप बना के बैठेगा, ऑर्डर ब्लॉक बना के बैठेगा, प्राइस सेक्शन वाला कोई डबल टॉप डबल बॉटम, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई लेवल निकाल के बैठेगा। कोई जिस ब्रेकआउट ट्रेडर देखेगा कि भाई मेरे इस लेवल को 3 दफा प्राइस टैप कर चुकी है, जब प्राइस इसको ब्रेकआउट करेगी फिर दोबारा टेस्ट करेगी तो फिर मैं एंट्री लूंगा। अब हर बंदे का अलग क्राइटेरिया है ना। अब मैं इसी को अगर मैं यहाँ देखूं, मैं ये सिंपली एक मैं समझाता हूँ। ये प्राइस ब्रेक कर गई, अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर उसने कहना है कि यार ये ब्रेक कर गई है, अब दोबारा इस लेवल पे आकर टेस्ट करे, मैं फिर बाय करूंगा। अब ये तो हर बंदे की स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी कोई भी बुरी नहीं है। हाँ, किसी स्ट्रेटजी की सक्सेस रेशो कम होती है, किसी स्ट्रेटजी की सक्सेस रेशो अच्छी होती है। आप जिसकी सक्सेस रेशो अच्छी है वो स्ट्रेटजी यूज करें और इंशाल्लाह आपको वो प्रॉफिटेबल कर देगी। अच्छा, कुछ चीजें ना यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको ना एक आसान जुबान में समझाना चाहता हूँ कि ये जो आप फॉरेक्स मार्केट से हर बंदा कहता है ना मैं कमा लूं यहां से, तो कमाना यार इतना सिंपल नहीं है। कमाना इतना सिंपल नहीं। उसकी मैं एक सिंपल आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ कि मैं और आप क्या हैं। हम हैं रिटेल ट्रेडर्स। अगर इसकी थोड़ी सी मैं आपको ना फिगर दूं कि इस वक्त चल क्या रहा है, तो अप्रोक्सीमेट कोई 15 मिलियन के नजदीक इस वक्त दुनिया में ना रिटेल ट्रेडर्स काम कर रहे हैं। ये 15 मिलियन में से ना हर साल 6 मिलियन बंदा नया आता है और पुराना जो 6 मिलियन बंदा है ना वो आउट हो जाता है मार्केट से, अपना पैसा निकाल के क्लियर करके खाली हाथ होके चला जाता है, जीरो, कुछ भी नहीं कमाता। लेकिन हर बंदा कमाने के लिए आया होता है। अब मार्केट उसका पैसा खा जाती है। 95% तक, 95% तक ट्रेडर लॉस करते हैं, 95% तक। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये मार्केट इतनी आसान नहीं है। बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप इसको इतना आसान ना लें कि हर जगह से बाय, हर जगह से सेल, हर जगह से बाय, हर जगह से सेल, ये काम ना करें। और रिटेल ट्रेडर को ब्रोकर खाता है, स्टॉक ब्रोकर खाता है, प्रॉप फर्म्स खाती हैं, बॉट वाले खाते हैं, सिग्नल वाले खाते हैं, क्रिप्टो वाले खाते हैं, ऑप्शन ब्रोकर खाते हैं। मतलब कितने लोग हैं जो हम लोगों को हमारा पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम प्रॉपरली इस चीज को इस तरह आसान ना लें, इसको प्रॉपर समझ के अपने लेवल्स मार्क करके उस लेवल पे आके प्राइस आए रिजेक्शन दे, एंट्री दे, फिर बाय या सेल करें, अदरवाइज बाय या सेल ना करें। ये मकसद था सिर्फ आप लोगों को बात समझाने का, ये करने का। और वो हमारे मोहसन वो बात को दूसरी तरफ ले गए। चले, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, मेरी दुआ है उनके लिए। बात तो इसका मतलब यानी कि ठंडा करके खाएं। ठंडा करके खाएं, सब्र से। अगर आपको डेली ट्रेड मिल रही है तो डेली ट्रेड करें, अगर आपको डेली ट्रेड नहीं मिल रही तो डेली ट्रेड ना करें। अब ये जो मैं बात यहाँ पे मैं समझा रहा था ना, मतलब ये जो पैसिव सेलर जिसने 500 लॉट का यहाँ पे ऑर्डर लगाया हुआ है, तो ये स्मार्ट मनी बैठी हुई है ना यहाँ पे, जिसने ऑर्डर लगाया हुआ है। अब यहाँ पे फैसला होने दें कि जो पैसिव सेलर यहाँ पे बैठा है, यहाँ से सेल कर रहा है, इसकी एंट्री ट्रिगर हो गई है सेल की। जब इसकी एंट्री ट्रिगर हो गई है, वो अपने लेवल को रीटेस्ट करवाएगा, रीटेस्ट करवा के सेल देगा। तो इस सेल में बैठे, ये सेल की जो एंट्री आपको मिलेगी ना, ये बड़ी जबरदस्त एंट्री और अग्रेसिव मूव वाली एंट्री मिलेगी। लेकिन ये जो एंट्रीज होंगी ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये गाड़ी को धक्का लगाने वाली एंट्रीज होती हैं। ये पता ही नहीं होता प्राइस इस जो मेरे पास पैसिव सेलर बैठा हुआ है, जिसके पास एक अच्छे खासे ऑर्डर लगे हुए हैं, उस तक प्राइस जाने में 1 दिन लगा दे, 2 घंटे लगा दे, 3 घंटे लगा दे, 4 घंटे लगा दे। तो वेट किया करें अपने लेवल के ऊपर प्राइस के आने का। जब आपके लेवल पे प्राइस आए तो फिर बाय या सेल किया करें, अदरवाइज ना किया करें, जिस भी मेथड से आप ट्रेड करते हैं। ये सिंपल लॉजिकल बात है। ये आपका पैसा खाने के लिए ब्रोकर बैठा हुआ है। ट्रेडिंग व्यू आपको फ्री दे दिया है उसने।
कि यार ये लें, यूज करें, चार्ट को यूज करें, कैंडल्स मैंने बना के आपको दिखा दी हैं, ये कैंडल्स हैं, आप देखी जाओ और इसको चलाते जाओ। उसने दे दिया ना आपको फ्री यूज करने के लिए, आप प्रोडक्ट हैं उसकी, जिसने ये दिया है आपको। इसके अंदर कौन कौन शामिल है? ये बिग फिशेस सारी शामिल हैं, ब्रोकर भी शामिल है, ट्रेडिंग व्यू वाले भी शामिल हैं, ये जितने कमीशन बेसिस पे करने वाले काम वो भी शामिल हैं, फ्री सिखाने वाले भी शामिल हैं। बुखारी एकेडमी का शायद आपने नाम सुना हो, फ्री सिखाते हैं, फ्री ट्रेडिंग देते हैं जी फॉरेक्स वाली। वो कहते हैं भाई ये डॉजी कैंडल है, ये इनगल्फिंग कैंडल है, आपने सीख लिया, चलें आप हमारे आईबी के अंदर अकाउंट ओपन करें और इसके ऊपर ट्रेडिंग करें, फिर हम आपको एडवांस क्लासेस में लेके जाएंगे। एडवांस क्लासेस में चले गए, उन्होंने $100 डाला हुआ है, वो $100 जब उड़ा देते हैं, ब्रोकर ले जाता है, आईबी के अंडर होते हैं, उनको उनका कमीशन मिल जाता है, वो जाए खसमान जिधर मर्जी नया, फिर वो ढूंढ लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडर नया, न्यू कमर्स आ जाता है, उसको फिर पकड़ते हैं, फिर उसको छीलते हैं। वो 2-4 साल में या तो फिर बंदा जलील होकर मार्केट से निकल जाता है, कहते हैं यार इसमें तो है ही नुकसान है, इसमें तो मेरा कुछ बनता ही नहीं, मैं तो पैसा कमाने के लिए आया था, ये तो मुझे बस ये लगा के निकल गई। मतलब कहने का ये कि दुनिया के स्मार्ट तरीन लोग, जहीन तरीन लोग इस मार्केट के पीछे बैठे हैं, आप उनको इतना कच्चा ना समझें। इसलिए बराए मेहरबानी मार्केट के अंदर बार बार ना ट्रेड लगाया करें, बार बार हर जगह से घुसने की कोशिश ना किया करें। मेरे डेली फेयर वैल्यू गैप पे आएगी, मेरे 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे आएगी, मुझे इंडिकेशन देगी, मैं बाय करूंगा, नई इंडिकेशन देगी मैं सेल नहीं करूंगा, किसी लेवल को स्वीप करके एंट्री देगी मैं लूंगा, नई एंट्री देगी मैं नहीं लूंगा। मतलब सिंपल समझिएगा बात को। अब मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट पे चार्ट को लेके जाता हूँ, ये देखें, ये यहां से, मुझे यहां से एंट्री इसने अगर देनी होती फेयर वैल्यू गैप से, तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल अंदर क्लोज करती, नीचे तक आ गई, फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया इसने। अब मैं यहां से ऑर्डर लगा के बाय का बैठा होता, मुझे उसने एंट्री दी नहीं, मुझे इसने इस स्विंग लेवल पे आके एंट्री दे दी है। अब मैं मार्केट को क्या करूं? अगर मैं 30 मिनट के ऊपर इसका वेट करूंगा, सॉरी ये 15 मिनट चला गया, हाँ, ये 15 मिनट की कैंडल का मैं एक वेट कर रहा हूं, 15 मिनट की कैंडल का, ये बन गई, ये बन गई। मैं वॉल्यूम देख लेता हूं नीचे से कंफर्मेशन करने के लिए, मुझे वॉल्यूम कैसा मिल रहा है, जो मैंने अभी बात आपको बताई है कि वॉल्यूम कैसा आ रहा है, उसके ऊपर देख लें। ये देखें कितना वॉल्यूम आया है इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल में वॉल्यूम आया है यार, बोले तो सही। जी जी सर, जी है। आया है। जी अब सर। इस कैंडल में वॉल्यूम आया, तो उस कैंडल में क्या हुआ है? स्मार्ट मनी ने बाइंग की है यहां से, सेल कैंडल के अंदर बाइंग की है, जेन्युइन सी बात है। हमेशा ऑर्डर ब्लॉक सेल कैंडल इसलिए बनता है कि स्मार्ट मनी यहां से बाइंग करती है। अब इसके लो को स्वीप करेगी, ये कैंडल बनेगी, इस कैंडल पे बाय नहीं करूंगा, अगली कैंडल नीचे आके मेरे लेवल को टेस्ट करेगी, मैं इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर से बाय कर लूं, इस फेयर वैल्यू गैप के सेंटर से बाय कर लूं, नीचे से बाय कर लूं, यहां से बाय करूंगा, स्विंग हाई मेरा टीपी होगा। अगर स्विंग हाई नहीं रखना तो कम से कम शोल्डर रख लिया करें, ये शोल्डर मेरा टीपी होगा। एंट्री हर जगह से ना लें, लेवल पे आने का वेट करें, रिजेक्शन दे, प्राइस आपको मूव दे, फिर ले एंट्री। ये तो मार्केट आपका पैसा खाने के लिए बैठी हुई है, ब्रोकर बैठे हुए हैं, प्रॉप फर्म वाले बैठे हुए हैं, सभी अपना अपना चरखा चला रहे हैं और आप लोगों का पैसा खा रहे हैं। इसलिए इतना आसान इस मार्केट को ना समझें, वेट किया करें, सेटअप पे प्राइस आने का वेट किया करें, वेट किया करें, वेट किया करें, फिर ट्रेड में एग्जीक्यूट किया करें। ये मेरा आप सब भाइयों से मशवरा है। जी सर, शिवाद भी एक यहाँ पे अभी आपने पॉइंट बोला है कि स्विंग हाई अपना टारगेट रखें या उसकी बॉडी रख लें। तो सर, अगर हम ट्रेंड को राइड करना चाहें तो बॉडी पे हम अपनी कोई 60 या 70% हम अपने प्रॉफिट को पॉकेट कर लें और बाकी को हम आगे ट्रेलिंग एसएल के साथ कर जाने ले, दें। कर लें, कर सकते हैं। होता क्या है? होता ये है, मैं आपको एक सिंपली बात बताता हूं, ये देखें, अब इस जगह के ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये जी फेयर सर। वैल्यू गैप बन गया। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस क्या करती है? मोस्ट प्रोबेबली प्राइस करती है, यहां से उठेगी इस लेवल से, अपने इस स्विंग हाई को स्वीप करेगी, ये स्वीप करके रिजेक्शन दे दी, रिजेक्शन देने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगी, फिर ऊपर का सफर करेगी। अब सही है। मेरे साथ क्या होना है या सबके साथ क्या होना है? इस वक्त तो बातें करनी आसान है, मेरे साथ भी होता है। जब प्राइस एक कैंडल यहां से सेल में बना देगी ना, तो मेरी जान निकल जानी है। मैंने कहा ना, आई मेरे एसएल की तरफ, आई मेरे एसएल की तरफ। तो इसमें आप 2-3 तरीके यूज कर सकते हैं। या तो आप इस शोल्डर के ऊपर अपनी हाफ बुकिंग करके, जो आपने कही है, हाफ बुकिंग करके ट्रेड को ब्रेक इवन कर दें और इसको छोड़ दें। अगर बच गया ब्रेक इवन बच गया ठीक है, नहीं बचा तो ना सही, आपने तो हाफ ले लिया है बीच में से। यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा ना चीजों को जरा थोड़ा सा स्मार्टली होके सोचा करें, तो फिर आपके लिए ये एंट्रीज क्राइटेरिया निकलेंगे। अब ये देखें, अब यहां पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप 1 आवर का था, ये फेयर वैल्यू गैप 1 आवर का था, ये ओबी बन गया,
ये रेड कैंडल ओबी बन गया। अब अगली कैंडल नीचे से स्वीप भी कर दिया, सेटअप बन गया। अब यहां से मैं एंट्री लगाता हूं। एंट्री लगाने के बाद मेरा टीपी तो ये है, ये मेरी बॉडी टीपी है। इसने तो मुझे टीपी दिया ही नहीं, बल्कि इसने तो एसएल खा लिया। ये खा लिया ना, यस सर। खा लिया। क्यों खाया? इसने इसलिए खाया कि ये पीछे एक लेवल पड़ा था, इस लेवल से रिस्पेक्ट लेके नीचे गिर गई है। सप्लाई पड़ी थी यहाँ पे। इस तरह के सिनेरियो में कोशिश किया करें, अगर आप डेली फेयर वैल्यू गैप से आपको 30 मिनट की कैंडल एक बाय की मिल रही है, तो हत्तुल इम्कान कोशिश ये करें कि आप अगर यहां से बाय कर रहे हैं तो एसएल फेयर वैल्यू गैप के, ओबी के, या किसी भी स्विंग लेवल के 50% पे रखें। 50% पे एसएल रखेंगे तो आपका एसएल बच जाएगा, अदरवाइज आपका एसएल बचने के चांस नहीं है। और अगर आप इसको फ्रैंकली देखें भी ना, तो प्राइस आपके एसएल पे नहीं आई, वो नीचे पुल बैक उसने लिया है और अल्टीमेटली आपका जाके शोल्डर उसने हिट कर दिया है। इसको मैं वैसे हम अपनी जुबान में शोल्डर कहते हैं, ये शोल्डर हिट कर दिया है। हाई प्रोबेबिलिटी ओबी आपको नजर आ जाता है, जिसके अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा आया हुआ हो, आपको पता चल जाता है कि भाई अग्रेसिव मूव आई हुई है, ये अच्छा एरिया है, यहां से मेरी बाइंग या सेलिंग बन सकती है। इसके ऊपर पक्के ना हो जाइएगा वॉल्यूम वाली बात पे, ये कभी कभार गलत भी हो जाता है। ये टिक वॉल्यूम होता है, ये कोई कंफर्म एंट्री नहीं होती। अब बोलें, अब आपका कोई क्वेश्चन और है तो। एंट्री हमने डिस्कस की थी, ये टीपी 1 तकरीबन इसका 1.06 तक चली गई है। ये है स्विंग लो स्विंग हाई की ताकत, लेवल्स की ताकत। अब मुझे अंदाजा था 6800 वाला लेवल एक अच्छा लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, पुल बैक लेगा, और वो ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री थी और ये 1 टीपी हो गया जो डिस्कस हमने की है अभी, और 2 टीपी इसके यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे आप ब्रेक इवन करके हाफ निकाल सकते हैं। अब ये स्विंग हाई ले लिया ना इसने, ये वाला जो रास्ते में इसके आ रहा है, अब ये नीचे पुल बैक लेने के लिए आएगा। इस ओबी पे आ जाए, इस यहाँ पे फिर वैल्यू गैप बना के नई कैंडल टैप करके फिर ऊपर निकल जाए, या और नीचे आ जाए, ये इसकी मर्जी है, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अपना स्विंग हाई इसने जो हमने बनाया हुआ था वो इसने पहला हिट कर दिया। मैं सर इसको रोक दूं, अब आप कंटिन्यू करें रहील भाई, मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। के बाद भी ये टाइम फ्रेम क्या आपने? ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का, ठीक होगा सर। ये 5 मिनट तो के ऊपर ये जो हमारी स्ट्रेटेजी मर्जी टाइम फ्रेम पे यूज कर लें? आप 1 आवर को 5 मिनट के साथ अलाइन कर लें। अगर 1 आवर का ओके। की लेवल है तो उसको 5 मिनट के साथ अलाइन कर लें, अगर डेली का लेवल है उसको 1 आवर के साथ अलाइन कर लें। मगर आप ना एक चीज वो डिस्कशन में बता रहे थे कि 30 मिनट की कैंडल को लाजमी उसको यार वो ना क्लोज कंफर्म, होने दे ताकि। मैं देखें ये देखें, मैं बताता हूं। ये रेड कैंडल नीचे आ रही थी, ये ग्रीन कैंडल बन गई, रिजेक्शन भी आ गई। जी और जी। ये जो रेड कैंडल अगली बनी है, इसने मेरे कितने जोन को आकर, निचले लेवल को आकर टेस्ट किया है। एंट्री में इस रीटेस्ट पे लूंगा, इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री नहीं लूंगा। ओके होगा। इससे ना आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ यार, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, कुछ ना कुछ तो मार्केट मुझे मूव देगी ना बाय साइड के ऊपर। और अब जब डिस्काउंट में आ गई है, नीचे आ गई है, फिर यहां से बाय पकड़ रहा हूं, तो 1 टीपी तो हो ही जाना है।